श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद श्री अजीत सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद श्री अजय सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद बसपा सपा अरल्डी जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद। बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद श्री मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी साथियों पार्टी जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती साथियों की चाबी डिंपल भागी अरे आओ विकास की चाबी करो भाई बंद करो भाई। रुक जा साथियों अब आप सबके बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मान्या बहन जी बहन कुंवारी मायावती जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। मान्या बहन जी के आगमन पर हम सभी इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप लोग तालियां बजा के स्वागत करो। मान्या बहन जी का तालियां बजाकर स्वागत करो। साथियों अब हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के भी आगमन पर हम सभी इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप तालियां बजाकर स्वागत करो। और हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। माननीय चौधरी अजीत सिंह के आगमन पर हम सब इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप तालियां बजाकर स्वागत करिए। और हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश मिश्रा जी भी आ चुके हैं। हम सब लोग इनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में इनके साथ साथ मान्या बहन जी के छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद जी भी आए हुए हैं। इनका भी मैं खास कर यहाँ युवा वर्ग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप लोग तालियां बजाकर स्वागत करो। अब साथियों अब हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनको हमारे क्षेत्र की सांसद फिर दोबारा होने वाली सांसद तिबारा होने वाली सांसद माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी हाथी चुनाव चिन्ह भेंट करेंगी। माननीय
ताली बजाकर स्वागत करिए, ताली बजाकर स्वागत करिए। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे मंडल के जोन इंचार्ज है श्री नरेंद्र कुशवाहा जी और अनिल आर्या जी, जो इधर मिट्टी के बर्तन बनते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भेंट करके स्वागत करेंगे। श्री नरेंद्र कुशवाहा जी। अब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी को एमएलए श्री अनिल दोहरे जी, श्री तार सिद्दीकी जी इत्र दान देकर स्वागत करेंगे। ताली बजाकर स्वागत करो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी साल भी पहना रहे हैं। अब हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद जी को एक्स एमएलए श्री अरविंद यादव साहब प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। अब हमारे बीच में आकाश आनंद है, जो बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हैं, उनको प्रतीक चिन्ह श्री नरेंद्र कुशवाहा जी मंडल के जोन इंचार्ज हैं। ताली बजाकर स्वागत करो। माननीय श्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का पुष्प भेंट करके श्री राम बख्श वर्मा जी स्वागत करेंगे। अब साथियों, आप सबकी इधर कन्नौज लोकसभा की मौजूदा सांसद और होने वाली सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी से मैं गुजारिश करेंगे अब बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय मायावती जी, आदरणीय चौधरी संघ जी, चौधरी अजीत सिंह जी,
आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित सभी बहुजन समाजवादी पार्टी के नेतागण, समाजवादी पार्टी के नेतागण, राष्ट्रीय लोकदल के नेतागण, दूर दराज से आशीर्वाद देने आए सभी हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथी, आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ और आपको नमन भी करती हूँ। और विशेष धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का भी दूंगी जो आज यहाँ पे आए हैं। आज देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। पिछले 5 सालों से देश और समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा ने सत्ता के लालच में देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल के रख दी है। हम रोज किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये हम रोज लगातार देखते आ रहे हैं। भाजपा जानती है अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है, उस समाज की शिक्षा और रोजगार से वंचित कर दीजिए उस समाज को। इसी साजिश के तहत पिछड़ों और दलितों के बच्चों को उच्च शिक्षा, रोजगार से वंचित करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। भाजपा के 5 साल के शासनकाल में राजनीति का एक नया ही रूप देखने को मिला है। सत्ता में बने रहने के लिए भाजपाई कोई भी मर्यादा लांघ सकते हैं और इन पे सभी मर्यादा पार कर ली गई है इनके द्वारा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनावी गठबंधन कर रहे हैं, जो मैं समझती हूँ देश हित में एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। गठबंधन करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है वो वास्तव में हम सभी की प्रशंसा के लायक है। मुझे याद है कि इसी साल 12 जनवरी को जब प्रेस वार्ता हुई थी आदरणीय मायावती द्वारा और अखिलेश जी द्वारा गठबंधन के विषय में, तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि अखिलेश जी ने जो बात कही थी और जो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कहा था कि आज से मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और मायावती जी का अपमान मेरा अपमान है। मैं अखिलेश जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने आदरणीय मायावती जी को वही सम्मान दिया है जिस सम्मान की वे हकदार रही हैं शुरू से। देश की वर्तमान राजनीति में अनेक महिलाओं ने बुलंदियों को छुआ है, परंतु हम सभी आदरणीय मायावती जी के संघर्षमय जीवन से बहुत प्रभावित रहे हैं और खासकर मैं बहुत प्रभावित रही हूं मायावती जी के संघर्षमय जीवन से। कन्नौज के इस मंच से मैं देश की जनता से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। देश की वो एकमात्र कौन सी महिला है जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है, परंतु अपने पक्के इरादे और संघर्ष के बल पे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है वे। मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे, वे कौन सी महिला है, वे कौन सी ऐसी महिला नेता है जिन्होंने देश हित के लिए तथा सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर करने के लिए ऐतिहासिक गठबंधन का फैसला लिया है। आप अगर इन सवालों के जवाब में अपने दिल से पूछेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपके दिल से सिर्फ एक ही नाम निकलकर सामने आएगा और वह नाम है हमारी आदरणीय मायावती जी का। छल, कपट, धोखा, विश्वासघात और अत्याचार करने वाली भाजपा की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए देश हित में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी
और राष्ट्रीय लोक दल ने मिलकर गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के सम्मानित और हमारे कन्नौज के सभी जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, उनसे उन मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय का साथ दें और नफरत की राजनीति करने वालों को हराकर लोकतंत्र को, संविधान को बचाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, सपा बसपा जिंदाबाद, बसपा सपा अरल्ली जिंदाबाद। अब साथियों, मैं बहुत ही अदब के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी से गुजारिश करते हैं कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। इस विशाल चुनावी महारैली में इकट्ठा हुए यहाँ गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने बने गठबंधन की कन्नौज लोकसभा की सीट से, कन्नौज लोकसभा की सीट की उम्मीदवार श्रीमती डिंपल यादव के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को व आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह को भी सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और वैसे आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी कन्नौज लोकसभा की सीट की उम्मीदवार श्रीमती डिंपल यादव को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताने वाले हैं। इसके साथ ही अब आप लोग इस चुनाव में नमो वालों की छुट्टी करने वाले हैं और जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं। और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी ज़्यादातर मामलों में रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में और आपके उत्तर प्रदेश में भी लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही है। लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ही पावर में रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में चाहे केंद्र में वो सत्ता में रही हो या आपके उत्तर प्रदेश में,
लेकिन मैं खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में यहाँ उत्तर प्रदेश में भी गरीबी एवं बेरोजगारी दूर नहीं हो सकी है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की हुकूमत के दौरान ही तो सबसे ज्यादा रोटी रोजी के लिए पलायन यहाँ आपके उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के राज में ही हुआ है। आपके कन्नौज जिले से भी तो काफी लोग, मैं देश के बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए वहां पर काम करते हुए देखती हूँ। और ये कब हुआ? जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, तो चाहे तो आपकी रोटी रोजी का मामला है, चाहे आरक्षण का मामला है, कांग्रेस की हुकूमत में कभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। और मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी और कांग्रेस पार्टी को कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था करो, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन ये रिपोर्ट कब लागू हुई थी? 1989 में, जब सत्ता परिवर्तन हो गया था और श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। इसलिए, और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, खास तौर से जय भीम वालों को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और संविधान बनने के बाद तो उनके जीते जी, उनके देहांत के बाद भी तो उनके अनुयायी कांग्रेस पार्टी से वो गुहार करते रहे, अपील करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? जब 1989 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1989 में हमारे पहली बार 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे लोकसभा में। मैं खुद भी 1989 में बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। उस समय श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमको कहा कि आप सरकार में शामिल हो जाओ। हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा, हम सत्ता में तो शामिल नहीं होंगे, हम आपको बाहर से समर्थन दे देंगे, लेकिन हमारी 2 बात माननी होगी। पहला ये कि पिछड़े वर्गों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, आप इसको लागू कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, इनको सम्मानित कर दो। तो आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि उस समय तो हमारे विशेष आग्रह पर श्री बीपी सिंह ने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में इनको आरक्षण की सुविधा दी और दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने गरीब और मजलूमों का ही शोषण नहीं किया, बल्कि जिन्होंने देश का संविधान बनाया उनका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी आबादी इस देश में लगभग 52% के करीब है, उनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ऐसी कांग्रेस पार्टी जो आप लोगों से वोट के लिए अपील करने आए, तो ये सारा हिसाब किताब आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक
द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी खास वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियत समाज के लोगों को भी जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगी रही है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावी ही नहीं बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी
इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में लगे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब बीजेपी की सरकार में भी इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को या किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है, जिनको आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को चुनाव में भी काफी ज्यादा सावधान रहना है। इस मामले में चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को
वे अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है और इन्हें केंद्र की सत्ता में आने से भी जरूर रोकना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के, अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। इसके साथ ही आपके प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और इस मामले में आपके कन्नौज जिले का व पूरी दुनिया में चर्चित यहाँ के कारोबार का भी तथा किसानों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश में आम जनहित से जुड़े कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर व उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। वैसे हमने इस मामले में यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चारों रही सरकारों में ये सब कार्य खास तौर से वीकर सेक्शन के मामले में, बैकवर्ड क्लास के मामले में, माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के मामले में ये सब हमने करके दिखाए हैं। अर्थात इनका उद्धार करके ही तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमने यहाँ गठबंधन के तहत आपकी कन्नौज लोकसभा की सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती डिंपल यादव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए अब यहाँ गठबंधन के लोगों को इस पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को ही दबा के देना है और अपनी इस उम्मीदवार को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना भी है। इसके साथ ही यहाँ मैं गठबंधन के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इस बार केंद्र में हम लोग अपनी सरकार बनाएं तो फिर आप लोगों को यहाँ अपने 80 लोकसभा की सीट वाले, खासकर इस विशाल आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अपने इस बने गठबंधन की एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है। और ये तभी संभव हो सकता है जब इस चुनाव में सपा व बसपा के लोग अपना एक एक वोट इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को ट्रांसफर करवा देते हैं। और ऐसा हो जाने पर फिर इस चुनाव में हमारे बने इस गठबंधन की एक भी सीट हारने वाली नहीं है। हम सभी सीटें फिर जरूर जीतेंगे और फिर आपकी ये कन्नौज लोकसभा की सीट भी काफी भारी वोटों के अंतर से जरूर जीत जाएंगे, जिस पर गठबंधन के तहत यहाँ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव की खुद की अपनी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव ये चुनाव लड़ रही है। जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है, परिपक्व है, मैच्योर है, काफी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। और अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं।
जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है, जो इसी प्रकार आगे भी बराबर बना रहेगा और जिससे फिर हमें यहाँ सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद भी मिलेगी। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए चाहे यहाँ बीजेपी एंड कंपनी के लोग हमारे खुद के बारे में तथा हमारे गठबंधन के बारे में भी आए दिन अपनी बेतुकी व बेकार की बयानबाजी करके हमें कितना भी भड़काने का प्रयास क्यों ना कर लें, चाहे तो हमारे बारे में श्री अखिलेश यादव को भड़काएं, चाहे मेरे को भी भड़काने का प्रयास करें, इनका कोई भी हथकंडा अब काम आने वाला नहीं है। और अब ऐसे अच्छे वातावरण में सपा के साथ साथ खासकर यहाँ बीएसपी के लोगों की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि वे इस सीट को अपनी बहन जी के वे इसे सामाजिक परिवर्तन के भी सीधा सम्मान से जोड़कर इनकी वे अर्थात श्री अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को इस बार यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताकर भेजेंगे। ऐसी मुझे अपने लोगों से ये पूरी उम्मीद भी है। और वैसे भी हमारी ये उम्मीदवार एक ऐसे राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है जो आगे अच्छा वक्त आने पर फिर आपके इस कन्नौज क्षेत्र का काफी कुछ विकास व उत्थान आदि भी करवा सकती है। इसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को इस सीट को जरूर जिताना है। हालांकि मैंने खुद भी अपनी सरकार के समय में आपके इस कन्नौज क्षेत्र के विकास का विशेष ध्यान रखा है, जिसके बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि मेरी सरकार के समय में आपके इस क्षेत्र को अलग से नया जिला बनाया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और साथ ही यहाँ के लोगों की अनेकों और भी काफी जरूरतों को पूरा किया गया। जैसे यहाँ पर पहले तो सीवर लाइन नहीं थी, वाटर लाइन नहीं थी, लेकिन मेरी सरकार ने आपके कन्नौज के अंदर सीवर लाइन, वाटर लाइन बिछवाई, यहाँ पर जिला कोर्ट नहीं बनवाई और इतना ही नहीं, यहाँ पर नया बस अड्डा आदि काफी ऐसे बहुत से काम किए जिसके यहाँ के लोगों को जरूरत थी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को अपने खुद के वे अपने क्षेत्र के भी हित में अपनी इस कन्नौज लोकसभा की सीट को हर हालत में आप लोगों को बम्पर वोटों से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। और वैसे भी अभी तक जितने चरण के यहाँ वोट पड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो उनमें हमारे गठबंधन को ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलने की ही रिपोर्ट सामने आ रही है। और अब आगे के चरण भी हमारे और भी ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं, ऐसी हमें पूरी उम्मीद भी है। और फिर ऐसे अच्छे हालातों में आपकी कन्नौज लोकसभा की सीट तो यहाँ काफी बम्पर वोटों के अंतर से जरूर जीतने वाली है, जिससे कोई रोक नहीं सकता है। और वैसे अभी तक आप लोगों ने जब भी इनको जिताकर भेजा है तो जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन लाखों में होगा, काफी अंतर में होगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूं। और अब मैं चाहूंगी कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी इस सीट को जिताने के लिए यह अपने लोगों से अब ये विशेष अपील करेंगे। और इनके तुरंत बाद ही आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं, ये भी आप लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो इन्हीं लफ्जों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय लोहिया व जय भारत। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी की
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी, मंच पर उपस्थित आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी, जिनका बहुत गहरा रिश्ता है कन्नौज से, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी, नौजवान नेता आकाश आनंद जी, यहाँ के सांसद और जिनके समर्थन में आप सब आए हैं और हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं, डिम्पल यादव जी, यहाँ से पूर्व में रहे सांसद, विधायक, सपा, बसपा और आरएलडी के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप आज कन्नौज आए हैं और आज के बाद जो कन्नौज की जनता में और कार्यकर्ताओं में जो तेजी दिखाई देगी, वो अभी तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम कन्नौज की जनता देने जा रही है। मैं आई हुई जनता का विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मैं सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी मंदिर पहुंचा था आशीर्वाद लेने के लिए, डिम्पल और हम सब लोग। मैंने देखा है कि जितने लोग पंडाल में हैं, जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा पंडाल के बाहर हमें लोग सुनने आए हैं, देखने आए और दिखाई दे रहे हैं। जहां इतनी भीषण गर्मी है, उमस है, लेकिन गर्मी की परवाह नहीं है। ये जोश और ये उत्साह बता रहा है कि इस बार कन्नौज का सबसे बड़ा परिणाम आएगा। वैसे तो सभा शुरू होने से पहले आपने मैदान में कुछ देखा होगा। मैदान में क्या नजारा था? हमें डीजीपी साहब को फोन मिलाना पड़ गया। वो लखनऊ नहीं थे, दिल्ली थे। हमने कहा कि यहां पर हमारी सभा को कोई खराब करने आ गया है। वो समझ नहीं पाए। फिर मैंने बताया उन्हें कि कौन आया है, नहीं समझ पाए। फिर बताना पड़ा कि कौन आया है जो हमें और आपको परेशान कर रहा है। मैं उस जवान को या उस नौजवान को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। हम अपने पुलिस के लोगों का भी धन्यवाद देंगे। इन्हें नहीं पता था कि ये भी आ जाएंगे मैदान में, लेकिन कम से कम प्रशासन के लोग हरदोई के बाद तो तैयार रहो, ये कहीं भी आ जाएंगे शिकायत लेकर के। इन्हें लगा कि वही हेलीकॉप्टर आया है। उन्हें लगा शायद हरदोई वाला हेलीकॉप्टर आने वाला है। वो अपनी शिकायत करने आया था। हम पुलिस के लोगों को और उस नौजवान को जिसने डट के मुकाबला किया, चोट लगी होगी उसके, न जाने कितने गंभीर चोट होगी उसको, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने मुकाबला किया और उसी की वजह से आज हम यहां देख रहे हैं कि हमारी सभा संपन्न हो रही है। हम अपने कन्नौज के साथियों के सामने और सबके सामने कहना चाहते हैं कि जिस नौजवान ने उसका मुकाबला किया,
23 मई के बाद जब परिणाम आ जाएगा तो इसी मैदान में हम उसको सम्मान देने का काम करेंगे और जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग देने का काम करेंगे। वैसे तो कन्नौज का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हम तो अपने विरोधियों के लोगों से कहेंगे, इधर उधर की बात मत करो। अब अगर कन्नौज का चुनाव लड़ना है तो कन्नौज के काम पर चुनाव लड़ लो। आप पता लग जाएगा आप कहां खड़े हो और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग कहां खड़े हैं। हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय मायावती जी को, जिनके फैसले से, जिनके विजन से, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से ये कन्नौज जिला बना और कन्नौज को विकास की ऊंचाई पे ले जाने का काम सपा और बसपा ने एक दूसरी ऊंचाई पे ले जाने का काम किया है। ये बताओ 2 साल में उन्हें नहीं पकड़ पाए जिन्हें हम नहीं बोलना चाहते हैं। बताओ 21 महीने में दिल्ली को जोड़ने वाली देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनी कि नहीं बनी कन्नौज में, बताओ। ये विरोधी कुछ भी बोलें, ये विरोधी न जाने क्या क्या कह रहे होंगे हमारे और आपके बारे में। सुनने हमें आया होगा गांव में बहकाने भड़काने आ रहे हैं, न जाने क्या कह रहे होंगे। चाहे कुछ कहते हों, लेकिन जब लखनऊ जाते हैं और दिल्ली जाते हैं तो इसी सड़क पर अपनी गाड़ी 120 किलोमीटर पर लेके जाते हैं। बताएं भाजपाई लोग, जाते हो कि नहीं जाते हो इस पर? और कन्नौज को जो काम मिले हैं, कन्नौज के जो काम हुए, ये मेडिकल कॉलेज, ये पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पैरा पॉलिटेक्निक, ये ITI, ये दूध से बनने वाला प्लांट जो काऊ मिल्क प्लांट लग रहा था, न जाने कैसे कैसे काम हुए हैं पूरे कन्नौज में। न जाने कितने पुल बन गए। एक बार तो हमारी इस भुलभुलियापुर ने पुल मांगा था। ये जो तिरवा विधानसभा या कन्नौज में इधर जो भुलभुलियापुर है, पुल इसने मांगा था और छिबरामऊ में भी पुल बन गया था। ये समाजवादी लोग हैं। अगर 2 भुलभुलियापुर थी तो दोनों जगह पुल अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी लोगों ने बना दिया। ये काली नदी, ये गंगा, बताओ पुल बने कि नहीं बने? न जाने कितने पुल बने होंगे काली नदी पे, ये छिबरामऊ वाले बताएं। ये एक्सप्रेस वे तो बन गया, लेकिन GT रोड 7 साल में बताओ कहां पहुंचा है? वैसा ही रह गया, वैसा ही का वैसा। बताओ आपकी समाजवादी पेंशन छीनी कि नहीं छीनी? आपके बच्चों को जो दूध मिल रहा था वो छीना कि नहीं छीना इन्होंने? ये जो बाबा जी लैपटॉप देने की बात कहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, बताओ लैपटॉप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और जो समाजवादियों ने दिया था, बताओ आज भी गांव में खोलते होंगे तो वही नजारा दिखाई देता होगा। 7 साल में बताओ, ये हिसाब किताब इनसे भी पूछो 7 साल का। ये भाजपाई लोग जो गांव में जाकर के भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, जरा अपना 7 साल का हिसाब किताब तो बताओ क्या दिया है। ये हमारे इत्र को पैदा करने वाले लोग जानते होंगे। जब वैट खत्म करना था तो आपकी सरकार के पास आए थे, वैट खत्म कर दिया था। गुलकंद पे भी, गुलाब के पानी पर भी, और भी सुविधाएं दे दी थी। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई, बताओ GST लग गया कि नहीं लग गया, और महंगा हो गया कि नहीं हो गया?
कितनी बातें बताऊं, काम में आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बताओ, काम में मुकाबला कर सकते हैं क्या? आपके काम में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो बहकी बहकी बात कर रहे हैं। बहकी हुई बहकी कैसी बातें हो रही हैं आपको पता होगा। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने आए और फिर कहता हूं, कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों पर किसी ने पहुंचाया है तो समाजवादी लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। ये काम पे बात नहीं करेंगे, इसलिए अब तो गठबंधन हो गया है। बताओ, गठबंधन का क्या मुकाबला होगा? है मुकाबला क्या? इसलिए हम अपने सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, हर चीज में आप आगे हो, लेकिन आपके खिलाफ साजिश भी बहुत है, षड्यंत्र भी बहुत हैं। ये जो गठबंधन बना है सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, ये गठबंधन बना है जो संविधान से हमें अधिकार मिले हैं और अधिकारों को बचाने के लिए गठबंधन बना है। ये कभी सपना बाबा भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी ने देखा था, उसके बाद आदरणीय माननीय काशीराम जो नेताजी ने आगे बढ़ाया, उसी गठबंधन को हम और आदरणीय मायावती जी लेकर के जा रहे हैं, आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये गठबंधन जमीन पर रहने वाले लोगों का गठबंधन है, ये दिलों का गठबंधन है और देश को नई सरकार देने वाला भी गठबंधन है। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं, हमने कहा ये गठबंधन नया प्रधानमंत्री देकर के नया भारत बनाने का काम करेगा। बताओ, आपको प्रचार मंत्री चाहिए कि प्रधानमंत्री चाहिए? आपको हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के आए थे, 5 साल में चाय का पता लग गया कि नहीं लग गया? दोबारा तो नहीं चाय पियोगे कोई। और अब आए हैं चौकीदार बनकर के। ये बात तो सब जानते हैं, ये बात तो जानते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। बताओ, इस चुनाव में चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और फिर भारत का पैसा, हमारा आपका नोटबंदी के जमाने का पैसा सब जमा करा लिया। कहा काला धन आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारे चौकीदार और तमाम उनके लोगों ने पैसा जमा करा लिया हमारा आपका। बताओ, जमा हुआ था कि नहीं हुआ था? उनसे पूछो कि काला धन कहां है। बताओ, भ्रष्टाचार कम हो गया कि उससे ज्यादा बढ़ गया? और फिर हमारे चौकीदार ने तो सीटी बजाई नहीं। जिन्होंने पैसा जमा किया था वो पैसा लेकर के हवाई जहाज से विदेश चले गए, अब लौटने वाला नहीं है एक भी। बताओ, चौकीदार ने सीटी बजाई नहीं और सब पैसा लेकर के बाहर चले गए। इस देश को नई दिशा में ले जाने के लिए, और हमारे किसान जानते होंगे, गरीब जानते होंगे, बताओ किसी फसल का पैदावार का उनका पैसा मिला? हमारे आलू पैदा करने वाले यही किसान, क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम आलू की कीमत देंगे, बाजार भाव से ज्यादा देंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे, आय 2 गुनी कर देंगे। बताओ, कितने किसानों का आलू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा है? कोई आलू नहीं खरीदा गया। हमारी फसल चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, और हमें अपनी रखवाली करनी पड़ रही है।
रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं रखनी पड़ रही है? और जो हम बोरी लेते थे यूरिया की, खाद की, 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बहुत दावा करते हैं कि सिलेंडर दिए हमने, चूल्हे दिए हैं, सिलेंडर और चूल्हे बांटे हैं। बताओ हमारे गरीब भाइयों, दोबारा कोई भरा पाया हो तो बताओ। जो शहरों में पाइप से गैस पहुंच गई, सिलेंडर खत्म हो गए, वही सिलेंडर आपके और हमारे बीच में गरीबों को बांट दिए, महंगा कर दिया। डीजल महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, और हर चीज महंगी होती चली गई। महंगाई का कोई अता पता अगर रोकने का काम किया हो तो बताओ। महंगाई नहीं रोकी, महंगाई और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, देश हमारा खोखला कर दिया। लखनऊ में न जाने कितने उद्योगपति, न जाने कितने लोग बुलाए गए, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए कि उत्तर प्रदेश में विकास होगा, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे साथियों को याद होगा, लखनऊ में बुलाए गए बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने वाले लोग बुलाए गए, राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, लाखों करोड़ों का कहा हम उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। बताओ अगर 1 रुपए भी निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बता दें हमें। आज भी प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, बताओ 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ हो, निवेश हुआ हो तो हमें बता दें। 1 रुपए का निवेश नहीं हुआ। और इस सड़क के किनारे मैंने कहा था कि हम कैंटोनमेंट बनाना चाहते हैं, हमें मौका दे दो, जमीन दे देंगे। फौज के लिए जगह देना चाहते थे, लेकिन फौज के लिए भी कुछ नहीं बनाया। शहीद हो गए हमारे कन्नौज के जवान, कोई मदद नहीं की। जो भी मदद मिली है जवानों को सीमा पर जो शहीद हुए, वो वही समाजवादी सरकार में जो व्यवस्था थी वही उनके परिवार के बीच में पहुंची, कोई दूसरी मदद नहीं हुई। अभी जिस दिन नामांकन था उस दिन भी एक शहीद नौजवान यहां लौटा था। हम उस परिवार से मिले और मैंने कहा कि हम कहेंगे सरकार को कि जिस तरीके से सरकारें मदद करती हैं यहां भी मदद करें। आपको नहीं याद होगा, बंबई में एक शहीद हुआ था, बड़े अधिकारी कर करे उनको जब शहीद हुए थे तो एक मुख्यमंत्री जो दूसरे प्रदेश के थे, उन्होंने 1 करोड़ देकर के उस परिवार की मदद करने का काम किया था। हमने कहा कि बताओ अगर वहां पर मुख्यमंत्री होकर के आप महाराष्ट्र के एक अधिकारी को आप मदद 1 करोड़ कर रहे हो, और अब जो सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं इनके परिवारों की 1 करोड़ से मदद क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब दो, बताओ। हम अपने फौजी भाइयों से और आपको कह करके जा रहे हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा सीमा पे मरने वाले इन जवानों को सम्मान दे करके अगर दूसरी जगह 1 करोड़ की मदद होती है तो उत्तर प्रदेश में भी मदद होगी, दिल्ली की सरकार भी उनकी मदद करेगी। कोई मदद नहीं। उन्होंने यही कहा था कि अगर 1 सर आएगा तो हम 10 सर लेकर के आएंगे। हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है, अगर 1 भी सर लाए हो तो बता दो। और अगर पाकिस्तान गए तो पता नहीं किसकी खीर खा करके आ गए, लेकिन पाकिस्तान को हिसाब किताब नहीं बना पाए। इसलिए साथियों बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। मैं अपने कन्नौज के लोगों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं। ये कन्नौज वही है जब हम पढ़ करके आए थे और यहाँ के लोगों ने हमें मौका दिया था, और जब नामांकन कराने आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी आए थे और बहुत सारे पार्टी के नेताजी से लेकर के आजम साहब तक आए थे, उन्होंने नामांकन कराया था और उसके बाद यहीं की जनता ने मुझे मौका दिया था और पहली बार मैं लोकसभा में चुन करके यहीं से गया था।
लोग कहते हैं कि जिनकी शादी हो जाती है उनकी तकदीर खुल जाती है। आपको तारीख याद नहीं होगी, हमें वो तारीख याद है कि मैं 24 नवंबर को हमारी शादी हुई थी 99 में, और कन्नौज की जनता ने हमें 18 फरवरी को संसद में भेज करके संसद बनाने का काम किया था। कन्नौज की जनता से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, हमारा आपका बहुत गहरा रिश्ता है। जहां हमारा आपका समाजवादी रिश्ता है, वहीं हमारा आपका डिंपल वाला भी रिश्ता है। और अगर हमारी पत्नी डिंपल हैं अगर, तो हम जितना इसने उनसे करते हैं उससे ज्यादा इसने अपनी कन्नौज की जनता से करते हैं। ये बात सच है कि नहीं है बताओ? ये वो लोग नहीं जानेंगे जो बैरिकेड में आ गए थे, वो लोग नहीं जानेंगे। क्या वो जानेंगे ये बातें? हमसे कहते हैं कि डिंपल नहीं आती हैं। हमने कहा हमारे काम का हिसाब किताब ले लो, अपने आप पता लग जाएगा कौन ज्यादा चाहता है कन्नौज को। आप चाहते हो कि हम चाहते हैं? और इतिहास बनते हैं, चीजें बदल जाती हैं, समय बदलता है। कल सड़क नहीं थी, आज सड़क है। कल लखनऊ में जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए न जाने कितना समय लगता था, आज आसानी से पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो। ये निशानी समाजवादियों की है। ये आने वाले पीढ़ी और उसके बाद जो पीढ़ी आएगी उसके लिए सड़क बनाई है। और याद रखिए साथियों, ये दिल्ली का रास्ता और लखनऊ का रास्ता आसान अगर किसी ने बनाया है तो आदरणीय मायावती जी ने और हमने मिलकर के इस रास्ते को आसान कर दिया है। बताओ ये समाजवादियों की निशानी है कि नहीं है? ये बड़ा जो मेडिकल कॉलेज बना है, जहां पर लड़के एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल होगी उन्हें, वो कल सेवा करेंगे, मदद करेंगे। बताओ ये मेडिकल कॉलेज समाजवादियों की निशानी है कि नहीं है? ये पैरामेडिकल जिस गांव के पास बना है, और ये उमरदा वाले, तिरवा वाले बताएं, अगर ये बिल्डिंग देखोगे, लखनऊ चले जाना, कानपुर चले जाना, बंबई चले जाना, आपको अपनी बिल्डिंग सुंदर दिखेगी। लखनऊ और कानपुर में भी ऐसी इमारतें नहीं दिखेंगी। ये निशानी है कि नहीं पैरामेडिकल? अगर ये चालू हो जाता, रोक दिया, तो बताओ न जाने कितने नौजवानों को मौका मिल जाता यहां पर पढ़ करके नौकरी और रोजगार हासिल करने का। कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी बनी वैसी रुकी है, हार्ट का जैसा बना अस्पताल वैसा ही रुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज देखा होगा, जैसा बना वैसा ही छूट गया। यही सड़क जो तिरवा को आती थी और आके उमरदा चली जाती थी, कभी सोचो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये तिरवा जाने के लिए कैसा लगता था आपको, आगे उमरदा जाने के लिए कैसा लगता था। ये सड़क चौड़ी बनी जैसी शहरों में बनती है, वहीं आपकी सौरी की सड़कें हैं। वो इलाका जहां उमरन, रहीमपुर, रहमतपुर कहां पहुंच पाते थे, और खैर नगर के आगे तो न जाने कितना डर लगता था। बताओ ये निशानियां हैं समाजवादियों की कि नहीं है? सब कुछ बदल सकता है लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। इतिहास बनाइए और जो निशानियां समाजवादियों ने दी हैं इनको आगे ले जाने का काम करो। बताओ आप जिताओगे कि नहीं जिताओगे डिंपल को? और ये अब आपकी जिम्मेदारी है। जुमले वाले आ रहे हैं, न जाने कितने जुमले छोड़ करके जाएंगे। जब पहले आए थे गुरसाईगंज में खाली झोला लाए थे, और जब समय पूरा हो गया तो खाली झोला दिखाने आए हैं। बताओ क्या मिला है 5 साल में? बताओ कोई हमें।
और हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि सबको हक और सम्मान मिले, इसी की लड़ाई है, यही सामाजिक न्याय है। हमारे लोग घूम गए, कुछ चाय के नशे में नशा आ गया, उन्हें लगा न जाने क्या मिलने जा रहा है। बताओ 5 साल और 2 साल के बाद पता लग गया क्या मिला है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव जहां डिंपल का है, वहीं चुनाव हमारा भी है। देश सब देखेगा कि बताओ कितने वोट से डिंपल जीत करके आई हैं। और जब गठबंधन हो गया है तो बताओ अच्छे वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे आप। लेकिन इसके लिए आपको अपने गांव में, अपने बूथ पे रखवाली करनी पड़ेगी। आज के बाद प्रचार बंद। आज के बाद अगर टीवी देखा तो समझ लो न जाने क्या होने लगेगा। इसलिए वो बातें आदरणीय अजीत सिंह जी कहेंगे। इसलिए आज के बाद अपने गांव में रह करके एक दूसरे को समझा करके, एक दूसरे का सहयोग लेकर के, कोई कुछ कहे लेकिन 29 तारीख को अपना वोट डालने का काम करना, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का काम करना, यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कन्नौज के लोग मिलकर के, जो कन्नौज का इतिहास बना है, जो हमारा एक बड़ा इतिहास रहा है, उस इतिहास को और दोहराने का काम करेंगे, जिससे डिंपल को और हम लोगों को मौका मिले कि कन्नौज का और विकास और ऊंचाई तक विकास ले जा सकें, जिससे हमारे गरीब, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनके जीवन में बदलाव आ सके, उनके जीवन में खुशी आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो और उनका आने वाला समय अच्छा हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके डिंपल यादव जी को ऐतिहासिक वोट से जिता देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद देता हूं और आदरणीय अजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आए आपसे और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा की अध्यक्षा माननीय कुमारी मायावती जी, सपा के अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, बसपा के महासचिव मिश्रा जी, आपकी उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती डिंपल यादव जी, उभरते नवयुवक आकाश आनंद जी, मंच पर बैठे हुए गठबंधन के नेतागण और इस लोकसभा के कोने कोने से आए हुए मेरे साथियों और नवयुवकों, गर्मी बहुत है, भीड़ और भी ज्यादा है और जोश उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि भाजपा साफ है। 2014 में गंगा मैया ने बुलाया था मोदी जी को गंगा साफ करने के लिए। गंगा ने अब फिर बुलाया है मोदी जी को 2019 में भाजपा को साफ करने के लिए। क्योंकि जैसा अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा, क्या किया है मोदी साहब ने 5 साल में? अच्छे दिन आ गए क्या? आप गलतफहमी में थे। मोदी आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे, मोदी तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे थे। मोदी के तो अच्छे दिन आ गए ना। क्या सूट पहनता है, दिन में 3 बार बदलता है, 3 बार। 70 करोड़ सरकारी खर्चा है इसके कपड़ों पे। और जब कोई सवाल पूछो तो क्या कहता है? मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। हे भगवान, हमको भी ऐसा फकीर बना दे। मुफ्त की खाएंगे, दुनिया भर घूमेंगे, दिन में 3 बार टीवी में भाषण करेंगे और कोई जिम्मेदारी आने की बात होगी कहेंगे मैं तो फकीर हूं, बाय बाय। क्या वायदा किया था किसानों से? न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरा का 1900 रुपए मिल गया क्या? 1900 रुपए।
अभी अखिलेश जी ने आलू की बात याद दिलाई थी, समर्थन मूल्य देंगे, आलू खरीदेंगे, खरीद लिया आलू। गेहूं आज बाजार में सरकारी भाव से 250 रुपए किलो में कम बिक रहा है। मोदी क्या, भाजपा की सरकार हमेशा से किसान विरोधी रही। और मोदी साहब ने क्या किया, हमारे उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली में जाके अपनी मांग उठाना चाहता था, हमारी फसल का दाम दे दो, बिजली का रेट आधा कर दो। पहली बार आजादी में 70 साल में हुआ कि मोदी सरकार ने किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। लाठी बरसाई, पानी बरसाया, गोली चलाया। और मैं किसानों तुमसे कहना चाहता हूं, अब मोदी का एक भी एमपी दिल्ली में घुसने नहीं पाएगा। अब हम और आप दिल्ली में घुसेंगे, मोदी का एमपी वहां घुसने वाला नहीं। क्या वादा किया था नवयुग को, 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा। अब क्या कहते हैं मोदी साहब, पकोड़े बनाओ बेटा पकोड़े। और कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। लाखों सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, प्रार्थना पत्र लिया जाता है, फीस ली जाती है, एग्जाम होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता। कभी हाई कोर्ट रोक देता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, लेकिन एक भी नौकरी न 5 साल में केंद्र सरकार ने और न हमारे योगी जी ने 2 साल में देने का काम किया। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री बड़ा मजबूत है। भाजपा कहती है हमें मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। हमें मजबूत प्रधानमंत्री तो चाहिए, अच्छी बात है, 56 इंच की छाती वाला है, लेकिन इसका दिल 1 इंच का भी नहीं है। इसके दिल में गरीब के लिए, दलित के लिए, अक़लियत के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए, किसान के लिए कोई जगह नहीं है। आपको चौकीदार चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बता देना, नेपाल से मंगा देंगे आपके लिए चौकीदार। ये आपका चौकीदार नहीं है, ये अंडानी, अंबानी, चौकसी, नीरव मोदी, 1 मोदी, 2 मोदी, 3 मोदी, ये उनका चौकीदार है, आपकी चौकीदारी नहीं कर रहा है। आप एक सवाल और पूछ लूं, 5 साल में आपने मोदी के बहुत भाषण सुने होंगे, बहुत वायदे सुने होंगे। ये आदमी सच बोलता है कि झूठ बोलता है? झूठ बोलता है ना। क्या देश का भविष्य एक झूठे आदमी के हाथ में दोगे? मैं कहना चाहता हूं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। ये मोदी साहब इतना झूठ बोलते हैं, सारा काम 70 साल में देश में मैं नहीं किया हूं। अखिलेश जी कितना ही कहते रहे कि मैंने हाईवे बनाया, मायावती जी के टाइम में भी बना, किसानों को पैसा भी दिया, मोदी जी मानने वाले नहीं है। मोदी जी का कहना है देश में आजादी में सब कुछ काम खत्म था, मैंने ही सब काम किया है। अगर ये मोदी श्रीलंका चला जाए ना, लौट के कहेगा रावण को मैं नहीं मारा था। कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन युवा किसके पीछे पागल हो गए थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आपने नारा लगाया था ना? आपने ही लगाया था। अब मैं आपको एक नया नारा दे के जा रहा हूं, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी। मुट्ठी बांध के हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, गया मोदी। जय हिंद। गठबंधन है, गठबंधन है, दिल से दिल का ये बंधन है। गठबंधन है,
गठबंधन